बच्चों गुड इवनिंग। आज संडे है। आप सोच रहे होंगे आज तो क्लास नहीं आएगी, एंजॉय करेंगे। लेकिन लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा। जब आपका वीडियो स्टार्ट होता है, उसका टाइटल देखते हैं, उस पर एक चीज लिखी हुई होती है कि इकोनॉमिक्स फॉर सीयूईटी। इसको देख के इस साल 12th वाले जो बच्चे हैं वो बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे लिए नहीं है। बेटा नेक्स्ट ईयर आपको भी जाना है और एनसीईआरटी सिलेबस करवा रहा हूँ। हाँ जरूर, थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा है। आप भी देखें, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 12th का स्कोर करने में भी काफी आसानी रहेगी। तो आज नया देखेंगे हम, मनी। क्या देखेंगे? अपना सपना मनी मनी, मतलब मुद्रा। और मुद्रा में क्या देखेंगे? इसके अर्थ, इसके कार्य और इसकी पूर्ति। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट इज सप्लाई। तो सबसे पहली बात, मुद्रा के अर्थ की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या मतलब होता है। इसको देखने के लिए सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमारे जीवन में एक्सचेंज जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। विनिमय जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। और एक अर्थशास्त्री हुए हैं हिक्स, और हिक्स जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा या अर्थव्यवस्था की परिभाषा जो है उसमें विनिमय प्रणाली के रूप में ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया है। हमारी जो संतुष्टियां हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टियां हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो हमेशा विनिमय के माध्यम से होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आर्थिक मानव अकेला परिपूर्ण नहीं है कि सारी ही चीज उसे अपने घर में उत्पादन कर सके। उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए दूसरे पर निर्भर करना पड़ेगा। कहने का मतलब उसे एक्सचेंज पर डिपेंड करना पड़ेगा, उसे विनिमय पर निर्भर करना पड़ेगा। और जब आवश्यकताओं में बहुत ज्यादा विविधता नहीं पाई जाती थी ना बेटा, पुराने समय की बात करें, जब आपने देखा होगा फिल्मों में झिंगा लाला हु, विविधता जब आवश्यकताओं में नहीं पाई जाती थी, कहने का मतलब व्यक्ति की जरूरतें कम थी, उस समय पर आपकी जो विनिमय है वो वस्तु विनिमय हुआ करता था। कैसा विनिमय हुआ करता था? वस्तु विनिमय हुआ करता था। बार्टर सिस्टम कहते हैं इसको। आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उस टाइम पे चला करती थी। कहने का मतलब एक आदमी को दूध की जरूरत है, वो दूसरे से दूध ले लेता था कि भैया आपके यहाँ पे गाय हैं और आप हमें दूध दे दीजिएगा, और उस दूध के बदले में हमारे यहाँ पे गेहूं है, वो आप गेहूं ले लीजिएगा। ये वस्तु के बदले वस्तु देना, ये हमारा था वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन धीरे धीरे आदमी की जरूरतें बढ़ गई। आदमी की जरूरतें रोटी कपड़ा मकान से बढ़ के और ज्यादा हो गई। ऐशो आराम के सामान चाहिए, विलासिता के सामान चाहिए, लग्जीरियस लाइफ जीनी है तो हमें बहुत ज्यादा वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये बार्टर सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, वहां पे बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए विनिमय की ये अव्यवहारिक प्रणाली साबित हुई समय के साथ साथ। और जब कोई भी सिस्टम अव्यवहारिक साबित हो जाता है तो उसका अल्टरनेट खोजना पड़ता है। अव्यवहारिक कुछ भी हो जाए तो उसके विकल्प के तौर पर हमें कुछ और चाहिए। और जब ये अव्यवहारिक
स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट हुआ धातु के सिक्के। राजा महाराजाओं का काल जो था, आपने पढ़ा होगा कि उस राजा ने सोने के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए। कहने का मतलब मेटल कॉइन्स का जमाना आया स्टार्टिंग में, सोने और चांदी जैसे धातुओं के सिक्के जो है वो जारी किए गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है इन सिक्कों की जगह ले ली कागजी मुद्रा ने। कौन सी मुद्रा ने? कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी कहते हैं जिसको। और पेपर करेंसी के साथ साथ इन धातुओं से अलग जो है अन्य धातुओं के सिक्के भी जो है बाजार में हमारे बीच आने लग गए। और उसके बाद अब धीरे धीरे एक चीज और आ गई, प्लास्टिक मनी। कौन सी मनी? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब जैसे आपका डेबिट कार्ड है, आपका एटीएम कार्ड जिसको हम कह रहे हैं, उसके माध्यम से जो है हम विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है उसके माध्यम से हम जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। और आजकल और भी एक नया चल रहा है जिसको कहते हैं डिजिटल मनी। क्या कहते हैं बेटा? डिजिटल मनी। डिजिटल मनी का मतलब जैसे आप दुकान में सब्जी लेने जाते हैं और वहां पे आपके पास चेंज नहीं है, तो वो कहता है कि यूपीआई कर दो, फोन पे कर दो, है ना, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो। तो ये जो हो गया, ये क्या है? आपकी डिजिटल मनी है। कहने का मतलब मुद्रा का जन्म जो है वो किसके लिए हुआ? आपके विनिमय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। कहने का मतलब अगर सामान्य परिभाषा की बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा वो वस्तु है जो विनिमय का माध्यम होती है। मुद्रा वो वस्तु है जो विनिमय का माध्यम होती है। अब जो है इस वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे हम। ये आपका जो बार्टर सिस्टम है एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है? अभी बता दिया वैसे मैंने थोड़ा बहुत कि वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता है। यानी वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन होता है उसको ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आरपी केंट की एक डेफिनेशन है, बिल्कुल ऐसी ही है कि वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है। क्या कहते हैं कि मुद्रा का यूज नहीं करना, मुद्रा के प्रयोग के बिना वस्तु से वस्तु का विनिमय करना है, वस्तु से वस्तु का विनिमय करना है। ये ही जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। ये आरपी केंट ने कहा। अब जो है मान लीजिए, हालांकि उदाहरण मैं बता चुका हूं, फिर भी एक व्यक्ति को, एक किसान है, उसके पास सरप्लस चावल है। क्या है बेटा? सरप्लस राइस है उसके पास, अधिक है उसके पास चावल। सरप्लस का मतलब उसकी जरूरत से ज्यादा है, और उसे जरूरत है कपड़े की, उसे जरूरत है कपड़े की। तो वो किसी दूसरे पड़ोसी के पास जाएगा जो कपड़े का उत्पादन करता है, और उसको कहेगा मुझे कपड़े की जरूरत है और मेरे पास एक्सेस चावल हैं, आप चावल ले लीजिएगा और कपड़ा दे दीजिएगा। तो ऐसे संयोग जब हमारी आवश्यकताएं कम होती थी तब ऐसे संयोग मिल जाते थे। ऐसे संयोग को कहते हैं हम दोहरा संयोग। क्या कहते हैं? दोहरा संयोग। कि हमारी जरूरत की सामान दूसरे के पास मिल जाए और उसकी जो जरूरत है वो हमारे पास मिल जाए।
यानी ये चावल लेके हम इसके पास जाएंगे और ये हमको कपड़ा दे देगा और अपना चावल ले लेगा, तो ये दोहरा संयोग हो गया। लेकिन आजकल की परिस्थितियां जो है वो बड़ी ऐसी हो गई कि हम इसके पास चावल लेके जाएंगे और ये कहेगा कपड़ा तो दे दूंगा लेकिन मुझे चावल की जरूरत नहीं है, मुझे तो जो है वो गेहूं की जरूरत है और हमारे पास गेहूं नहीं है। तो ऐसे संयोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस समय पर जो है ये दोहरा संयोग मिल जाता था। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम कहते हैं कि वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था की अवधारणा। वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था की अवधारणा, यानी ऐसी अवधारणा जिसमें वस्तु विनिमय होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु विनिमय होता है, और इसको सीसी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी। सीसी अर्थव्यवस्था की अवधारणा, ये बड़ा अच्छा शब्द है और इसका प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार होता है ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं पूछ लिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की अवधारणा, मान लीजिए पूरा नहीं देगा कि वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या है, इसको सीसी इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट से ही जानते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था की अवधारणा है, इसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। कहने का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली की जो अवधारणा है अर्थव्यवस्था की, दैट इज कॉल्ड सीसी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। अब जो है वस्तु विनिमय प्रणाली आ गई, तो क्यों ना इसको कंटिन्यूअस रखा गया, इसको चेंज क्यों किया गया? इसको चेंज इसलिए किया गया कि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां आई बेटा। क्या आई? व्यवहारिक कठिनाइयां आई। अब कौन कौन सी कठिनाइयां जो हैं वो आई, वो हम देखेंगे। जस्ट ए मिनट, चालू है क्या हमारा? ठीक है। कई बार क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार एक बार ऐसा हुआ था। बड़े जोश से, आज तो मैं आराम से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। और उस दिन बहुत टॉपिक, करंट टॉपिक था और बढ़िया टॉपिक था। 1 घंटे का जो है वीडियो बात कर रहा था, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। 1 घंटे बाद जब यूं लगा कि इसको अपलोड करता हूं, तब पता चला कि जब हमने बोलना शुरू किया था तब हमने रिकॉर्डिंग चालू की ही नहीं, और 1 घंटे चिल्ला रहा हूं किसके सामने? लैपटॉप के सामने। बाकी रिकॉर्ड कुछ नहीं हो रहा। 1 घंटे बाद में सोचा आज तो बड़ा शानदार वीडियो बनाया, मजा आएगा, है ना। तब पता चला कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। 1 घंटे फालतू बित्ता का सिर मारने लग रहा था। खैर आज ऐसा नहीं होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवहारिक कठिनाइयां या असुविधाएं जिनको हम कहें कि ड्रॉबैक्स, कमियां जिनको हम कहते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहली बात तो जैसे हमने जिक्र किया था, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव, क्योंकि दोहरा संयोग नहीं मिलता है। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली शर्त है कि दोहरा संयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। मैं दुकान वाले के पास जाऊंगा और उसको ये कहूंगा कि मुझे एक पेन चाहिए, उसके बदले में मेरे पास घर पे चीनी का उत्पादन होता है, मैं चीनी लेके जाऊंगा और वो ये कहेगा कि मुझे चीनी की जरूरत है ही नहीं। तब क्या करेंगे? तो ऐसे संयोग मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारी आवश्यकताओं में विविधताएं बढ़ गई हैं। हम जो है इकोनॉमिक पर्सन थे और अब सुपर इकोनॉमिक पर्सन हो गए हैं, इसलिए हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो ये जो आपके दोहरे संयोग हैं, ये दोहरे संयोग जो हैं वो बहुत मुश्किल काम है। डबल को इंसिडेंस मिलना जो है बड़ी समस्या का विषय है। आपको घोड़े की जरूरत है, आपको देने के लिए आपके पास गाय है, अगले को गाय की जरूरत नहीं है। दूसरी समस्या, वस्तु विनिमय में व्यापार संबंधी लागत बहुत होती है। व्यापार संबंधी लागत
बहुत होती है, क्योंकि इसके अंदर दोहरे संयोग का मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जो है व्यापार संबंधी लागत बहुत ज्यादा होगी। व्यापार संबंधी लागत का मतलब दो पार्ट्स में जैसे बात करें हम, तो सबसे पहले तो बात करें तलाश लागत। क्या बात करें? तलाश लागत। थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, इसलिए हो सकता है ये शब्द आपको नए लगे। तलाश की लागत, सर्च कॉस्ट। कहने का मतलब हमारे पास चावल पड़े हैं और हमें गुड़ की जरूरत है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास गुड़ है, और गुड़ है तो है, साथ में उसको चावल की जरूरत भी है। तो उसको तलाश करने में हमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, खर्चा होगा, और खर्चे के साथ साथ समय की बर्बादी भी तो होगी ना। अगर वो समय बचता तो हम उस समय को दूसरे काम में लगा लेते। दूसरी बात, प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। इसी दूसरे में है प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। प्रतीक्षा की अनुपयोगिता का मतलब यह है कि आपके पास सामान पड़ा है, मैं इसी चावल की बात करूं, आपको जरूरत किसी दूसरे सामान की है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि अभी जरूरत नहीं है मुझे चावल की, अभी तो मेरे पास पड़े हैं, खत्म होंगे तब मैं अपना सामान दूंगा, उस समय पे चावल ले लूंगा। कहने का मतलब हमें अनावश्यक रूप से जो है इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और ये असुविधा जो है इसके अंतर्गत निहित होती है। कहने का मतलब वेट करना पड़ेगा, हमारी समय की बर्बादी है, तो ये बड़ी समस्या इसमें है। तीसरी बात, तीसरी इसकी जो समस्या है वो है मूल्य की समान इकाई का भाव। समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई का भाव, अभाव का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ये कहूं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, मोबाइल में आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, हम पूछेंगे इसकी कितनी कीमत है, आप इस दौर में फटाफट बता देंगे कि सर हमने ये मोबाइल जो है वो 27,000 में खरीदा था, सर हमने ये मोबाइल 15,000 रुपए में खरीदा, सर हमने ये मोबाइल जो है वो 45,000 में खरीदा था। लेकिन अगर इसकी जगह बार्टर सिस्टम होता तो हम क्या जवाब देते कि ये मोबाइल 5 किलो गेहूं के बराबर है। तो वो बड़ा मुश्किल था कि वस्तुओं के मामले में समान इकाई नहीं थी। आपके गेहूं की कीमत कितनी है, आज के दौर में जब मुद्रा आ गई तो हम रुपए के रूप में, यूरो के रूप में, डॉलर के रूप में, पौंड के रूप में, स्टर्लिंग के रूप में, किसी भी रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोबाइल की रेट्स गधे के रूप में पूछा जाए कि एक मोबाइल में कितने गधे आएंगे, या एक गधे में कितने मोबाइल आएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गधों को गिनते गिन गधे का मूल्य निकालना पड़ेगा, गधे का मूल्य घोड़ों में निकालेंगे, घोड़ों का मूल्य कुत्तों में निकालेंगे, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में समान इकाई का अभाव जो है वो पाया जाता है। अगला जो इसकी समस्या आती है कि भविष्य के भुगतान, स्थगित भुगतान या भावी भुगतान जो है उनको करने में बड़ी समस्या आती है। स्थगित भुगतान या भावी भुगतान का मतलब ये होता है कि लगभग, जैसे मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि लोन्स जितने भी होते हैं, आपने आज जो है वो लोन लिया, आज आपने क्या लिया बेटा, उधार लिया, है ना। वो उधार लिया तो आपको चुकाना है, वो आज नहीं चुकाना, वो कब चुकाना है, इन फ्यूचर चुकाना है, भविष्य में चुकाना है। और भविष्य में चुकाना है तो कैसे, अगर मुद्रा के रूप में है तो आप आराम से जो है वो मूलधन भी चुका देंगे, और साथ में बैंक जो आपसे ब्याज वसूल कर रहा है वो भी चुका देंगे। लेकिन अगर आपको भविष्य में जो है आपने गेहूं लिए हैं किसी से, या चावल लिए हैं किसी से, और ये कह रहे हैं कि 2 साल बाद में चुकाएंगे,
तो हो सकता है वो 2 साल बाद में जो है ना, उस गेहूँ की क्वालिटी, उस टाइम पे वो ये कहेगा कि मैं तो तन्ने बहुत अच्छा गेहूँ दिया था, तुमन तो बुढ़िया वाला गेहूँ दे दिया। इसमें तो कचरा बहुत है, इसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, हमारे तो बढ़िया उस खेत में जो है गेहूँ बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये समस्या जो है स्थगित भुगतान या भावी भुगतान जो है, वो उनको भविष्य में करने की बड़ी समस्या रहती है। गुणवत्ता की तो समस्या रहेगी रहेगी, और उनके मूल्य भी जो है वो बढ़ सकते हैं। कि मान लीजिए आज के दिन आपने अगर मुद्रा की बात करें तो 3,000 रुपए गेहूं है, और हम जब भुगतान कर रहे हों जिस टाइम पे, मान लीजिए 6 महीने बाद में उस टाइम पे गेहूं के रेट्स 2,000 हों, तो वो कहेगा यार उस टाइम पे तो महंगे थे गेहूं, की बड़ी समस्या थी क्योंकि वो टाइम ऐसा था। आज जो है वो सस्ता हो गया, मैं तो नहीं लूं। तो ये दिक्कत स्थायी स्थगित भुगतानों की होती थी। अगली जो इसकी समस्या है वो ये है कि मूल्य संचय की कठिनाई। मूल्य संचय की कठिनाई। मूल्य संचय की कठिनाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी आर्थिक मानव जो है वो बचत करना चाहता है, भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए पैसा बचाना चाहता है। अगर आपके पास केवल वस्तुएं हैं तो आप उनको कैसे बचाएंगे? उनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। गेहूं आपने रखे 5 साल में, गेहूं तो हो गए खराब, या उनकी रेट्स डाउन हो जाएंगी, या हो सकता है वो प्रचलन में ही ना रहे, कुछ चीजें ऐसी हों 5 साल बाद में वो चीजें चेंज हो जाएं। तो मूल्य के संचय के रूप में जो है वो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इनकी किस्म जो है, उनकी क्वालिटी है वो टाइम के साथ। पशुओं के रूप में संचय रखेंगे कि एक गधा है आपके पास, आज जवान है, और उसको क्या बचा के रखेंगे, काम आएगा 10 साल बाद में कि हाँ अब बेचेंगे। बूढ़ो गधो कौन लेगो भाई, और वो खड़ा तो रहेगा नहीं, वो अनाप शनाप खाता रहेगा, तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। तो वो भी समस्या है। अगली जो समस्या आती है मूल्य हस्तांतरण की। मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब, मान लीजिए आपके पास मकान है, आप रह रहे हैं किठाना में, आपको जाना है जयपुर। अब जो है इसको जयपुर कैसे लेके जाएंगे? आपको जयपुर में मकान चाहिए, क्या इसको सिर पे उठा के जयपुर लेके जाएंगे? नहीं। इसके बदले में मुद्रा तो है नहीं फिलहाल, ये मान के चलिए, इसके बदले में गेहूं आप ले लेंगे, तो कितने क्विंटल गेहूं आ जाएंगे? सारे गेहूं को यहां लेके जाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो मूल्य का हस्तांतरण करना हो तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और जब इतनी सारी दिक्कतें पैदा हुई, तब खोज हुई किसकी? मनी की, मुद्रा की। तब जो है वो मुद्रा की बात आई, और मुद्रा की बात में वो ही चीजें आई जो व्यवहारिक कठिनाइयां इसमें आ रही थी, उन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर कर दे कोई चीज, वो कहलाएगी मुद्रा। यानी विनिमय के माध्यम की समस्या थी, सबसे पहले विनिमय के माध्यम में दोहरे संयोग की समस्या। तो मुद्रा वो चीज है जो दोहरे संयोग की समस्या को दूर करे, यानी हमारे विनिमय का माध्यम बन जाए। दूसरी जो समस्याएं हमारी जो आ रही थी कि मूल्य संचय के रूप में, कहने का मतलब मुद्रा वो होगी जो हमारे मूल्य संचय का काम भी करे, मूल्य के मापक का काम भी करे, स्थगित भुगतानों के आधार का काम भी करे। यानी जो व्यवहारिक कठिनाइयां हमने 4-5 देखी हैं, तो वो जो है मोटी मोटी समस्याओं का जो समाधान करे, वो है आपकी मुद्रा। कहने का मतलब मुद्रा वो चीज है। क्राउथर एक अर्थशास्त्री हुए हैं। क्राउथर ने कहा कि मुद्रा की परिभाषा ऐसी किसी वस्तु के रूप में दी जा सकती है,
ऐसी किसी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतया विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके साथ ही एक और क्या काम करे, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक के रूप में काम करे, मूल्य के मापक के तौर पे काम करे और मूल्य के संचय का कार्य भी करे, मूल्य के संचय का कार्य भी करे। तो क्राउथर ने जो है ये कहा, किसकी डेफिनेशन देते हुए, मनी की डेफिनेशन देते हुए, मुद्रा की परिभाषा देते हुए। अब जो है ये सामान्य परिभाषा आपकी हो गई, मुद्रा की परिभाषा। दो प्रकार की परिभाषा और देखेंगे, एक मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, कानूनी परिभाषा जिसको हम कहते हैं। कहने का मतलब मुद्रा की वैधानिक परिभाषा के अनुसार मुद्रा वो वस्तु है जिसको राज्य, पॉलिटिकल में पढ़े हैं ना, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है हमारा, जैसे हम प्रांत वगैरह की बात करें, राजस्थान राज्य, यानी वहां की सरकार, वो देश जो है कानूनी रूप से किसी को विनिमय का माध्यम स्वीकार कर ले और वो आदेश दे दे कि भैया ये जो नोट है ना जिनके ऊपर गांधी जी बने हुए हैं, ये गांधी जी वाला नोट आप मना नहीं कर सकते, ये विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित कर दिया जाए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं मुद्रा कहलाएंगी। इसको आदेश मुद्रा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आदेश मुद्रा, फिएट मनी। क्यों? क्योंकि इसमें आदेश दिया जाता है कि ये 100 रुपए का नोट है, ये आदेश दिया जाता है। आप दुकान पे गए और सामान लेने, 100 रुपए का सामान लिए, आपने ये 100 का नोट दिया, तो वो आपको ये नहीं कह सकता मैं तो 100 रुपए का गेहूं ही लूंगा या 100 रुपए के चावल ही लेंगे या 100 रुपए की अन्य वस्तु ही लूंगा, ये नोट मैं तो नहीं लूंगा। कोई मना नहीं कर सकता। यानी ये कानून का आदेश है, अगर वो मना करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि इसके पीछे सरकारी आदेश होता है या राज्य का आदेश होता है या जो भी सत्ता जो है उसका आदेश होता है। तो ये तो वैधानिक परिभाषा है, यानी वैधानिक परिभाषा के अनुसार वो वस्तु विनिमय का माध्यम होगी जिसको जो है सरकार वैधानिक रूप से स्वीकार कर ले और आदेश दे दे कि इसको आपको मानना पड़ेगा कानूनी तौर पे। नहीं मानोगे तो कानून अपना काम करेगा। दूसरी परिभाषा इसकी आती है कार्यात्मक, फंक्शनल, यानी उसके कार्यों के आधार पर। दूसरी डेफिनेशन आती है उसके कार्यों के आधार पर, जिसको कार्यात्मक कहते हैं। कार्यात्मक परिभाषा या फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन उसके काम के आधार पर आएगी, यानी मुद्रा वो वस्तु है जो ये काम करती है, वो काम करती है, वो काम करती है। यानी मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा के अनुसार मुद्रा वो वस्तु हो सकती है जिसके 4 मूल कार्य हैं, जिसके 4 मूल कार्य हैं। हालांकि और सहायक कार्य बहुत सारे होंगे, मुख्य तौर पे 4 काम तो मुद्रा में होने ही चाहिए। सबसे पहला काम तो आप कभी भी देखेंगे तो ये है कि विनिमय का माध्यम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वस्तु विनिमय में ये आई थी। दूसरी बात, मूल्य के मानदंड का, मूल्य के मापदंड का काम करे, मूल्य के मापदंड का जो काम करे। तीसरी बात जो है वो भावी भुगतानों का आधार बने या स्थगित भुगतानों का आधार बने। और चौथी बात, बचत वचत करने की जरूरत हो, यानी मूल्य के संचय का आधार बने। यानी वो सारी वस्तुएं मुद्रा कहलाएंगी जिसके ये 4 मुख्य कार्य हैं। ये कार्यात्मक परिभाषा है इसकी।
और बताइए आप लोग, क्या हालचाल है आप सबके? एक सप्ताह आपका बचा हुआ है और इस एक सप्ताह में आपको बहुत कुछ करना है। यानी जितना भी पढ़ लिया आपने, वो सारा का सारा जो है वो आपको दोबारा रिवाइज करना है। चारों सब्जेक्ट, जिस बच्चे के 5 सब्जेक्ट हैं वो पांचों सब्जेक्ट, और जो 12वीं वाले बच्चे हैं उनको केवल ये वीडियो देखने हैं, उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो को देख लें, किसी रफ कॉपी में लिख लें, याद कर लें। अब आती है कि मुद्रा की संकुचित और विस्तृत परिभाषा। मुद्रा की संकुचित एवं विस्तृत डेफिनेशन या विस्तृत परिभाषा। जस्ट मिनट। मुद्रा की संकुचित और विस्तृत परिभाषा। संकुचित परिभाषा कौन सी है, विस्तृत परिभाषा कौन सी है? मुद्रा की संकुचित परिभाषा माना जाता है जो मुद्रा की, अभी अभी मैंने कहा ना, कौन सी परिभाषा? जो फंक्शनल डेफिनेशन है। मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा को संकुचित परिभाषा माना जाता है। यानी अगर आपको कार्यात्मक परिभाषा याद हो गई है तो आपको ये कह सकते हैं कि ये मुद्रा की वो परिभाषा जो कार्यात्मक है वो संकुचित परिभाषा है। कहने का मतलब, संकुचित परिभाषा के अनुसार मुद्रा के 4 मुख्य कार्य होंगे। संकुचित परिभाषा के अनुसार मुद्रा के 4 मुख्य कार्य होंगे। कहने का मतलब वो विनिमय के माध्यम का काम करेगी, मूल्य के मापदंड का काम करेगी, भावी भुगतान का आधार बनेगी, मूल्य संचय का आधार बनेगी। ये जो है वो आपके, ये कह सकते हैं, संकुचित परिभाषा के अंतर्गत आती है। और इस परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? अगर मूल्य संचय की बात करें तो इसमें जो है मांग जमाएं आ जाएंगे। मांग जमाओं का मतलब क्या होता है कि आपका जो पैसा बेटा बैंक में जमा है ना, आपका जो पैसा बैंक में जमा है, और जब चाहें आप उसको चेक के माध्यम से या आवेदन फॉर्म भर के, जो भी विड्रॉल फॉर्म है, उसको जब चाहें उसको विड्रॉल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। वो मांग जमाएं जो हैं वो मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा में आती हैं। इसकी जो संकुचित परिभाषा में ये चीजें शामिल होती हैं। उसमें नोट आएंगे, उसमें सिक्के आएंगे जो चेक द्वारा निकाली जा सकती हैं। नोट, सिक्के या मांग जमाएं, ये सारी जो निकाली जा सकती हैं, ये कौन सी परिभाषा के अंतर्गत आती हैं? संकुचित परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? संकुचित परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो बेटा अब विस्तृत परिभाषा इसकी क्या होगी? इसकी जो विस्तृत परिभाषा है, ब्रॉड डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे, उसमें क्या होगा? उसमें आपकी संकुचित परिभाषा के अंतर्गत आने वाले जो सिक्के हैं वो आएंगे, जो नोट हैं वो आएंगे, जो आपकी मांग जमाएं हैं वो आएंगी, और इनके साथ एक चीज और है जो बैंक की आवधिक जमाएं हैं। बैंक की आवधिक जमाएं हैं मतलब, आपने नाम सुना होगा कभी, एफडी। इसको हाथों हाथ चेक के द्वारा विड्रॉल नहीं किया जा सकता, इसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है संकुचित मुद्रा में। इसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है, शॉर्ट नोटिस के आधार पर इसको चेक द्वारा विड्रॉल किया जाता है। आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि भाई हमारी जो सावधि जमा है या आवधिक जमा है या टर्म डिपॉजिट है वो जो है मैच्योर हो चुका है, या मैच्योर नहीं हुआ है तो हमें पहले चाहिए, तो हमको शॉर्ट नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेगा, तब जाके आप निकालेंगे। यानी वो चेक के द्वारा सीधा विड्रॉल नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि आपने 5,000 रुपए की या 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी, है ना, 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी, और उसके बदले में आप एक दिन गए और आपने चेक जमा करवाया कि भैया मेरे 5 लाख दे दो। नहीं, आपको आवेदन करना पड़ेगा। शॉर्ट नोटिस का मतलब, आपको आवेदन करना पड़ेगा कि या तो मैच्योर हो चुकी है या हमको प्री मैच्योर विड्रॉल करना है। तो ये शॉर्ट नोटिस के आधार पर जो है वो ये करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में देखें इसको, तो जो संकुचित परिभाषा की मुद्रा जो है उसके अनुसार मनी जो है वो किसके बराबर होगी? संकुचित परिभाषा के अनुसार मनी का मतलब करेंसी
प्लस मांग जमाए। जितनी भी करेंसी है नोट और सिक्कों के रूप में, वो और साथ में मांग जमाए जो है वो इसकी होंगी इसमें। और मुद्रा की जो ब्रॉड डेफिनेशन है उसके अनुसार मुद्रा जो है वो आएगी आपकी मौद्रिक परिसंपत्तियां। मौद्रिक परिसंपत्तियों का मतलब ये वाली जो दोनों मिला के मौद्रिक परिसंपत्तियां हैं वो, और प्लस निकट मौद्रिक परिसंपत्तियां। निकट मौद्रिक परिसंपत्तियों का मतलब क्या होता है? नियर मनी एसेट्स कहते हैं इनको बेटा। नियर मनी एसेट्स ये जो है ना, एक तरह से एफडीज वगैरह जितने भी टर्म डिपॉजिट है ना, ये नियर मनी एसेट्स हैं। इनको शॉर्ट नोटिस के आधार पर मौद्रिक परिसंपत्तियों में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जितने भी आवधिक जमाएं हैं इनको बहुत कम समय के नोटिस के आधार पर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम बैंक को बोल सकते हैं कि हमारी 5 लाख की एफडी है, वो हमको चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इसको जो है मौद्रिक परिसंपत्तियों में कन्वर्ट कर देंगे। मौद्रिक परिसंपत्तियों का मतलब आपके नोट, आपके सिक्के, आपकी जो जमाएं हैं वो सारी मौद्रिक परिसंपत्तियां हैं। और निकट मौद्रिक परिसंपत्ति का मतलब इसके जो क्लोज है, यानी इसको इसके अंदर कन्वर्ट बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर किया जा सकता है। तो ये आपकी विस्तृत परिभाषा हो गई बेटा। आगे देखिए, अब दो प्रकार के मुद्रा के मूल्य आते हैं। वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य। दो प्रकार के मूल्य देखेंगे। पहला मूल्य जो है इसका वो है मौद्रिक मूल्य। क्या है बेटा? मौद्रिक मूल्य। और दूसरा है, इसको कहते हैं कमोडिटी वैल्यू या वस्तु मूल्य। क्या होता है? वस्तु मूल्य। ये मूल्य क्या है? ये मूल्य मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊं। आपके 5 रुपए का सिक्का लीजिए। वो सिक्का आप दुकान में लेके जाएंगे और आपको सामान कितने रुपए का मिलेगा? पार्ले जी का पैकेट मिल जाएगा ना। कहने का मतलब इस कॉइन का जो है मूल्य कितना है? 5 रुपए है, क्योंकि इसके बदले में 5 रुपए की वस्तु हमको मिल रही है। ये इसका मौद्रिक मूल्य है। कैसा मूल्य है? मौद्रिक मूल्य है, मनी वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन इसका वस्तु मूल्य का मतलब इसके अंदर जो भी मेटल लगा हुआ है, इसके अंदर जो धातु लगी हुई है, उस धातु को इसको तोड़ फोड़ कर दें, हम पिघला दें, और पिघलाने के बाद इसको अगर हम बेचें उस धातु को, तो वो धातु 5 रुपए में बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। तो वो कितने में बिकेगी? मान लीजिए उसके अंदर मेटल आ रहा है 1 रुपए का। कितने का आ रहा है? 1 रुपए का। तो उस धातु का जो मूल्य है, वस्तु मूल्य, वो कितना हुआ? 1 रुपए। कहने का मतलब, दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपका जो कागज का मुद्रा है, पेपर मनी जिसको हम कह रहे हैं, एक 500 का नोट है। आप दुकान में गए, 500 रुपए का सामान दिया जाएगा, वो उसका क्या है? वो है बेटा उसका मौद्रिक मूल्य। क्या है वो? उसका मौद्रिक मूल्य है। लेकिन वो जिस कागज से बना हुआ है, क्या हम उस कागज को बेच सकते हैं? उस कागज की कीमत कितनी है? लगभग जीरो मान सकते हैं हम, क्योंकि नगण्य है उसकी तुलना में। तो वो उसका वस्तु मूल्य है। समझ गए? दो प्रकार के मूल्य होंगे करेंसी के, एक तो मौद्रिक मूल्य और एक करेंसी यानी मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू। अब जो इसके आधार पे मुद्रा का वर्गीकरण करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी।
मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण करेंगे। मुद्रा के वर्गीकरण को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है मुद्रा को। पहला है पूर्ण कार्य मुद्रा। पूर्ण कार्य मुद्रा, फुल बॉडी वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फुल बॉडीड वैल्यू। इसका मतलब ये वो मुद्रा है जिसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों बराबर हो, जिसका मौद्रिक मूल्य उस सिक्के के ऊपर जो अंकित था वो मूल्य और उस वस्तु में जो धातु लगी हुई है उसका मूल्य बराबर हो, तो उसको कहते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। ब्रिटिश काल में 1 रुपए के सिक्के हुआ करते थे चांदी के, तो उसके ऊपर 1 रुपया अंकित था। कितना अंकित था? 1 रुपया। और उसके अंदर जो चांदी लगी हुई थी ना, उस चांदी का मूल्य भी कितना था? 1 रुपया। सोने का सिक्का है, मान लीजिए उस पे 1 रुपए का सिक्का लिखा हुआ, उसी उसी टाइम की बात करें, हालांकि अब तो ये पॉसिबल नहीं है, चलो छोड़िए इसको, ये आज के दौर में ये उदाहरण सेट नहीं होता है। कहने का मतलब वो जो है वो जितने रुपए में आए उसकी मौद्रिक वैल्यू उतनी ही है जितनी उसमें धातु लगी हुई है। तो उस समय पे जो है उसको हम ये कहेंगे कि ये वाली जो करेंसी इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। दूसरी बात, दूसरा जो इसका वर्गीकरण है उसको कहते हैं प्रतिनिधि पूर्ण कार्य मुद्रा। प्रतिनिधि पूर्ण कार्य मुद्रा कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये वो मनी होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये नोट पूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जस्ट एक मिनट। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड करेंसी जो है आपकी, वो ये कह सकते हैं इसमें, लाइट परेशान कर रही है बीच में, उसको कह सकते हैं कि ये पूर्ण कार्य मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका काम जो है ना, वो ये कह सकते हैं कि इनका मौद्रिक मूल्य जो है वो तो वैधानिक होगा, लेकिन इसका जो वस्तु मूल्य है वो लगभग शून्य होगा। वस्तु मूल्य लगभग शून्य होगा। यानी ये जो वाली मुद्रा है इसका वस्तु मूल्य शून्य होगा। कहने का मतलब इसके अंतर्गत कागजी नोट शामिल होते हैं। लगभग क्या शामिल होते हैं? कागजी नोट, जिनका वस्तु मूल्य जो है वो अपना होता ही नहीं है बाजार मूल्य। यानी वो जो नोट हैं, आप इनको बाजार में बिना रुपए के वैसे नहीं बेच सकते। यानी कहीं मान लीजिए आप दूसरे देश में ले जाके उसको ये कहें कि ये कागज ले लो, क्योंकि वहां तो कागज हो जाएगा नहीं है। अगर आप बैंक में नहीं गए, वहां के सेंट्रल बैंक में नहीं गए, वहां की करेंसी में आपने उसको कन्वर्ट नहीं करवाया, तो वहां पे कागज होगा। और ये कहें कि कागज का क्या भाव है, इसको ले लो, तो वहां पे उसका बाजार मूल्य जो है वो शून्य होगा। तो ये हो गई प्रतिनिधि पूर्ण कार्य मुद्रा। और तीसरी जो चीज है वो है आपका साख मुद्रा, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? साख मुद्रा। साख मुद्रा क्रेडिट मनी जिसको कह रहे हैं, क्रेडिट मनी के मामले में ये कह सकते हैं कि इसका जो वस्तु मूल्य है ना बेटा, इसका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है। इसका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है, जिसमें सिक्के भी आ जाते हैं और प्रतिनिधि पूर्ण कार्य मुद्रा, अभी जो जस्ट पहले बताऊं, वो भी साख मुद्रा का हिस्सा है। 2 नंबर वाली चीज है ना, वो 3 नंबर का हिस्सा है। यानी दोनों मिला के साख मुद्रा कहेंगे। यानी वो कागजी नोट और वो जो सिक्के हैं वो है। यानी भारत में जैसे 1 रुपए का सिक्का है,
उसका मौद्रिक मूल्य तो 1 रुपए है, लेकिन उसका वस्तु मूल्य जो है वो पिघलाने के बाद में काफी कम हो जाता है। अगर पिघलाने के बाद में उसका ज्यादा हुआ तो लोग क्या करेंगे, 1 रुपए में चलाएंगे क्या उसको? नहीं चलाएंगे, इकट्ठे करने लग जाएंगे और पिघलाने लग जाएंगे, पिघला के उसकी करेंसी, उसका धातु बेचेंगे, इसलिए उनका जो मूल्य है वो कम होता है। तो साख मुद्रा के तौर पर, साख मुद्रा विस्तृत अवधारणा है। साख मुद्रा में नोट भी आ गए, सिक्के भी आ गए। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आ गए प्रतीकात्मक सिक्के। क्या आ गए? प्रतीक सिक्के, जो आपके 5 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। तो ये सारे के सारे इस साख मुद्रा के तौर पर आ गए, क्योंकि इसकी वस्तु मूल्य जो है वो मौद्रिक मूल्य की तुलना में काफी कम होता है। दूसरा जो है आपकी पेपर मनी, कागजी मुद्रा जो है वो भी इसके अंतर्गत आती है। तीसरी चीज आती है प्रोमिसरी नोट। बैंक, आरबीआई या प्रो नोट जिनको कहते हैं, वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रोमिसरी नोट का मतलब एक प्रोमिस किया जाता है कि आपको इतने समय बाद में इतने रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो वो जो पेपर है, प्रोमिसरी नोट जो है, आपने कभी पुराने समय में बुजुर्ग लोगों से सुना होगा, उस टाइम पे जब कुछ लोग जो है वो इस तरह का ऋण देने का काम किया करते थे, तब कहते थे कि प्रोमिसरी नोट पे लिखवाओ कि हम जो है इसका 2 साल में, 3 साल में भुगतान कर देंगे, या प्रो नोट के रूप में भुगतान कर देंगे। या एक तरह से ये कह सकते हैं हमारे नोट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, यानी हमारा नोट भी एक तरह से प्रोमिसरी नोट है, क्योंकि उसके ऊपर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो भी एक प्रॉमिस हुआ, मना नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब कागज का वो टुकड़ा जिसके ऊपर ये कथन छपा हुआ होता है, वो सब जो है क्या कहलाते हैं? प्रोमिसरी नोट कहलाते हैं। इनको भी साख मुद्रा कहा जाएगा। और हमारे बैंक में जितनी भी मांग जमाएं हैं, बैंक में कितनी भी मांग जमाएं हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? हमारी साख मुद्रा कहलाती हैं। तो ये हो गई मुद्रा का वर्गीकरण। अब जो है हम पढ़ेंगे आगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। 2-3 प्रकार के इसके कार्य होंगे। एक तो प्राथमिक कार्य जिनको हम कहते हैं, मुख्य कार्य, मूल कार्य। दूसरे जो है वो सेकेंडरी कार्य, गौण कार्य, या इनको सहायक कार्य भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार के जो हैं वो इनको कहते हैं हम आकस्मिक कार्य। हालांकि एक टाइप जो है वो अर्थव्यवस्था संबंधित और होता है, लेकिन इसी में शामिल मान लेते हैं। आगे मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। आकस्मिक कार्य, प्राथमिक कार्यों का जिक्र करें, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा के वो सारे काम आ जाते हैं जो प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में और प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में किए ही जाने हैं। कैसी भी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था है, चाहे वो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसमें ये काम करने हैं और हर देश में किए जाने हैं और हर समय में किए जाने हैं। वो सारे के सारे क्या काम कहलाते हैं? प्राथमिक कार्य। और प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत कौन से काम आते हैं? आपके जो प्राइमरी और मेन फंक्शंस जो है ना, उसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं? पहला काम आता है विनिमय का माध्यम। पहला काम आता है विनिमय का माध्यम। इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि विनिमय का माध्यम का मतलब क्या है। कहने का मतलब, एक वस्तु खरीदनी है तो मुद्रा के तौर पे खरीदी जा सकती है, और वस्तु को बेचनी है तो भी मुद्रा जो है, मुद्रा के रूप में वो वस्तु बेची जा सकती है। दोहरे संयोग के अभाव वगैरह की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से अध्ययन नहीं करेंगे, है ना। और दूसरा इसका जो काम है वो है मूल्य की इकाई के रूप में, या मूल्य के मापदंड के रूप में। मूल्य के मापदंड के रूप में या मूल्य के मापक के रूप में जो है मुद्रा का काम है। क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं।
अब दूसरे प्रकार के जो काम आते हैं वो आते हैं आपके मुद्रा के गौण कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस, सब्सिडरी फंक्शंस भी इनको कहते हैं, सहायक कार्य भी कहते हैं। और सहायक कार्य इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जो प्राथमिक कार्य है ना उनकी सहायता ही करते हैं, प्राथमिक कार्यों के सहायक ही हैं। और इसके अंतर्गत 3 कार्य शामिल किए जाते हैं बेटा। पॉइंट्स के रूप में बताऊं, स्थगित भुगतानों का आधार, दूसरा है इसमें मूल्य का संचय, और तीसरा इसका है मूल्य का हस्तांतरण। ये सहायक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। यानी स्थगित भुगतानों का आधार है, जितने भी हमारे डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनका जो है किसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा? करेंसी के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से, मनी के माध्यम से। यानी ऋणों के भुगतान को हम जो है आपका स्थगित भुगतान कह सकते हैं। और मुद्रा के भुगतान, मुद्रा के तौर पे ही ऋणों का भुगतान क्यों किया जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि मुद्रा का मूल्य जो है ना बेटा, मुद्रा का मूल्य और चीजों की तुलना में स्थिर है, जल्दी से चेंज नहीं होता है मुद्रा का मूल्य। ये नहीं है कि उसकी मुद्रा की कीमत जो है वो गिर जाएगी बहुत जल्दी, कि आज 5 रुपए की कीमत, आज जो है मान लीजिए $1 जो है वो 80 रुपए का है, अचानक से जो है वो 800 रुपए का हो जाएगा। स्थिर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन दूसरों की तुलना में मुद्रा का जो मूल्य है वो काफी स्थिर है। और इसी के कारण से जो है मुद्रा बाजार का विकास हुआ, पूंजी बाजार का विकास हुआ। दूसरा जो इसका कार्य है, सहायक कार्य जो है, वो है आपका मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का मतलब भविष्य के लिए बचत करना, भविष्य के लिए बचत करना, धन को इकट्ठा करना। यानी कहने का मतलब मुद्रा को हमारे पास है, उसको तुरंत खर्च करने का कोई मूड हमारा नहीं है। हमको वो अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है वो भविष्य के लिए बचाना है, भविष्य के लिए बचाना है। और मुद्रा के तौर पे हम भविष्य के रूप में आराम से बचा सकते हैं। क्यों बचा सकते हैं? कि मुद्रा को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, भाई बचा के रखेंगे, बाद में दे देंगे, किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। मुद्रा के मूल्य में बहुत ज्यादा कमी या वृद्धि जो है होती नहीं है। तीसरी बात, उसका संग्रह सरलता से कर लिया जाता है, यानी उसको बचा के सरलता से रखा जा सकता है। अगली बात, पोर्टेबल है, कम स्थान की जरूरत पड़ती है। आजकल तो हालांकि बैंकिंग की हो गई, लेकिन अगर हम उसको रखें तो भी जो है आराम से कम स्थान में रखा जा सकता है। कहने का मतलब मुद्रा के रूप में रखी हुई बचतें जो हैं वो दूसरों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं। भैंस रख ली, रोजाना डर लगेगा कि भैंस चोर ले गयो तारी कोई। और एक जो है ना, इस कार्य को, कौन से कार्य को? मूल्य के संचय के कार्य को, इंपॉर्टेंट लाइन है, मूल्य के संचय के कार्य को न्यूलन ने, किसने? न्यूलन, न्यूलिन भी कहते हैं, कई न्यूलाइन भी कहते हैं। क्या कहा इसको? इसको कहा परिसंपत्ति कार्य, मुद्रा का परिसंपत्ति कार्य कहा इसको, मुद्रा का परिसंपत्ति कार्य, कि मुद्रा को परिसंपत्ति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। न्यूलन ने जो मूल्य के संचय का जो कार्य है उसको कौन सा कार्य कहा? कि एसेट फंक्शन ऑफ मनी। क्या कहा? एसेट फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा का परिसंपत्ति कार्य का किसने कहा? न्यूलन ने कहा। तो ये इसके सहायक कार्य में एक कार्य और बच गया हमारा, और वो क्या है? मूल्य के हस्तांतरण का कार्य, मूल्य के हस्तांतरण का कार्य।
यानी हमें किसी वस्तु के मूल्य का हस्तांतरण करना है। हमारा मकान है यहाँ पे, हमको जयपुर में मकान चाहिए या दूसरा सामान खरीदना है, हमको जयपुर में जाके गाड़ी खरीदनी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मकान को वहां लेके जाना पड़ेगा क्या? नहीं, इस मकान को बेचो, उससे क्या आएगा? मनी आएगी, करेंसी आएगी, और उसको बैंक में ट्रांसफर कर दो या वैसे लेके जाओ और वहां जाके गाड़ी खरीद लो। आराम से मूल्य का हस्तांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये जो है वो इसके द्वितीयक, सेकेंडरी या सहायक कार्य जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार के जो कार्य हैं जिनको कहते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शंस या आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य में एक तो होता है कि साख निर्माण का आधार है ये। बैंक जो है अपना जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख सृजन करते हैं, तो वो जो है मुद्रा के तौर पर करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं, मुद्रा के रूप में धन व्यय करके, मुद्रा के रूप में धन उधार करके, जो है चेक के माध्यम से। ये सारे साख पत्र हैं। चेक मान लीजिए आपका ड्राफ्ट है, विनिमय पत्र है, ये सारे के सारे साख पत्र कहलाते हैं। तो मुद्रा के माध्यम से ही इनका निर्माण किया जाता है। अपनी कुछ राशि जो है वो बैंकों में जमा कर लेते हैं, लोग जो है बैंकों में जमा करेंगे, और उसी जमा राशि के आधार पे बैंक जो है अपनी साख सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वो जो जमा राशि है ना बेटा, उस जमा राशि को लोगों को लोन के रूप में देते हैं, और जितना ज्यादा लोन देंगे बैंक की साख उतनी ही बढ़ेगी। कहने का मतलब अपनी साख का निर्माण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? मनी की जरूरत पड़ती है। दूसरा इसका आकस्मिक कार्य जो है वो है अधिकतम संतुष्टि का माप है ये। अधिकतम संतुष्टि का माप है। अधिकतम संतुष्टि का माप का मतलब क्या है कि जिसके पास ज्यादा मनी होगी वो संतुष्ट हो सकता है। संतुष्ट कैसे? वैसे नहीं पैसे को देख के संतुष्ट हो जाएगा, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, वो अपनी आवश्यकताएं फुलफिल करता है। और व्यक्ति की जब आवश्यकताएं पूरी होती है ना, तब बेटा उसको संतुष्टि मिलती है। तो अधिकतम संतुष्टि के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। और ये कह सकते हैं कि अधिकतम संतुष्टि तभी होती है जब वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। अगला जो इसका कार्य है, आकस्मिक कार्य जो है, उसी के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें हम, तो वो जो है उसका आधार मुद्रा बनता है। उसका आधार क्या बनता है? मुद्रा बनता है। वस्तु विनिमय के टाइम में जो है राष्ट्रीय आय का माप करना, उसका वितरण करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब आसान हो गया है। वितरण का मतलब ये होता है कि जितना भी धन जो है हमने, मान लीजिए कोई उत्पादन हमने किया और उत्पादन का मूल्य निकाल लिया, उत्पादन का क्या निकाल लिया? मूल्य निकाल लिया, और उस उत्पादन के मूल्य को उत्पादन के साधनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो है वितरण। तो ये किसकी सहायता से होता है? मुद्रा की सहायता से होता है। अब अगला जो है, मुद्रा हमारे निर्णय का वाहक होती है। किसका वाहक होती है? डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय का वाहक होती है मुद्रा। निर्णय का वाहक का मतलब हम डिसीजन ले सकते हैं, अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कुछ धनराशि है बचा के रखी, आपकी जो पॉकेट मनी थी, आपकी पॉकेट मनी थी, आपने 1,000 रुपए बचा के रखे, और 1,000 रुपए बचा के किस लिए रखे थे? किसी फ्रेंड को जो है गिफ्ट देना था। किसी फ्रेंड को क्या देना था? गिफ्ट देना था, कि 1,000 रुपए का गिफ्ट लाएंगे, कुछ फूल वूल लाएंगे और जो है ना उसको गिफ्ट देंगे। लेकिन अचानक से बीच में आपके पास जो है कुछ ऐसा काम आ गया जिसमें जरूरी हो गया कि आपको 1,000 रुपए वहां पे खर्च करने हैं, वहां पे खर्च करने हैं। तो फटाक से आपने डिसीजन बदल दिया कि इसको, अंधे बच्चे, तुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा, नाउ यू आर नॉट इन माई लाइफ,
अब हम इस 1000 रुपए की पानी पूरी खाएंगे। क्या खाएंगे? पानी पूरी खाएंगे। और बचेंगे तो रसगुल्ले खाएंगे। कहने का मतलब हमने अपना निर्णय बदल दिया, और निर्णय बदलने का वाहक है क्या? मनी। एक मिनट में आता हूं, थोड़ा सा गला सूख गया। अगला जो हमारा इसका काम है वो है शोधन क्षमता की गारंटी। किसकी गारंटी? गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता की गारंटी। शोधन क्षमता की गारंटी यानी ये गारंटी एक तरह से शोधन क्षमता का मतलब ये होता है कि मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने की क्षमता जो है, उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने की क्षमता। इसमें जो है ना, आरपी केंट ने कहा, आरपी केंट का नाम पहले भी आया था, आरपी केंट का स्टेटमेंट ऐसे ऐसे मैं बोलूंगा कि किसी व्यक्ति या संस्था के पास मुद्रा जो है उसकी शोधन क्षमता की गारंटी है, उसकी शोधन क्षमता की गारंटी है। अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति, फर्म, बैंक या बीमा कंपनी जो है उसको मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ धन जो है अपने पास अवश्य रखना पड़ता है। कहने का मतलब मौद्रिक जमाएं जो हैं वो शोधन क्षमता की गारंटी का काम करता है। अब अगला जो काम है इसका वो है पूंजी की तरलता में वृद्धि। पूंजी की लिक्विडिटी जो है उसमें वृद्धि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो एक तरह से लिक्विडिटी। यानी आप जो है मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, आपको पता है हर कोई स्वीकार करेगा, कोई मना नहीं कर सकता। आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के तौर पे आप उसको भैंस नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं, वो अगला मना भी कर सकता है, भैंस मन कौन चाहिए। आपका मकान है, आप उसको किसी को देना चाहें कि वो मेरे पैसा मांग रहा है मैं उसको मकान दे दूं, वो अगला मना कर देगा, मेरे को मकान की जरूरत नहीं है। लेकिन पूंजी लेने से मना नहीं करेगा। कहने का मतलब ये जो काम है उसका, वो पूंजी की तरलता में वृद्धि जो है वो होती है। और इन जो इतने सारे कार्य आए हैं ना, उनको दो अलग अलग कैटेगरीज में और बांट सकते हैं। तो स्टैटिक फंक्शंस और दूसरे जो है इसके डायनेमिक फंक्शंस। स्टैटिक का मतलब स्थिर कार्य जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थैतिक या स्थिर या अगत्यात्मक या स्टैटिक, कोई भी कहेंगे ये वाले कार्य। और दूसरा प्रकार जो है जिसको कहते हैं डायनेमिक, क्या कहते हैं? डायनेमिक, जिनको कहते हैं गत्यात्मक। गत्यात्मक गति से बना बेटा, गत्यात्मक कार्य। यानी इन दो कार्यों में इनका वर्गीकरण, इतने सारे जो कार्य आए हैं इनको दो कार्यों में वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अगत्यात्मक या स्थितिक या स्थिर या स्टेटिक जो फंक्शंस हैं उनका कार्य है कि मुद्रा के स्थिर और निष्क्रिय कार्य जो है वो है जो किसी भी अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं लेकिन उसके में गति प्रदान करने का काम नहीं करते। इसमें जितने भी आपके कार्य आ गए, कौन से? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का माप है, मूल्य का संचय है, मूल्य का हस्तांतरण है, स्थगित भुगतानों का आधार है, वो सारे के सारे जो हैं, कहने का मतलब आपके प्राथमिक और उसके जो सहायक कार्य आए थे, सेकेंडरी जो फंक्शंस आए, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ गए? स्थैतिक कार्यों में आ गए। यानी जो अर्थव्यवस्था को चलाते तो हैं, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति प्रदान नहीं करते। दूसरे जो गत्यात्मक कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, इसी से बना ये, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, वो गति प्रदान वाले जो काम हैं वो ये हैं कीमत में स्थिरता लाना। क्या करना? कीमत में स्थिरता लाना। रोजगार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि,
राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना, अपस्फीति पर कंट्रोल करना, इन सारी चीजों में जो है घाटे की वित्त व्यवस्था, ये जो काम मुद्रा के हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने से संबंधित हैं, उनको कहते हैं डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, या मुद्रा के गत्यात्मक कार्य। मुद्रा के गत्यात्मक कार्य। ठीक है बेटा। अब जो है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की बात करेंगे, भारतीय मौद्रिक प्रणाली। भारतीय मौद्रिक प्रणाली, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। भारतीय मौद्रिक प्रणाली को कागजी मुद्रामान प्रणाली भी कहते हैं। कागजी मुद्रामान प्रणाली, या इसको केवल मुद्रामान प्रणाली भी कहते हैं, या इसको प्रबंधित मुद्रामान प्रणाली भी कहा जाता है। याद रखना बेटा, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय मुद्रा प्रणाली कैसी है, तो प्रबंधित मुद्रामान प्रणाली इंपॉर्टेंट नाम है इसका। ये तीनों नामों से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक मुद्रा के तौर पर भारत में जो है वो कागजी मुद्रा को या कागजी करेंसी को प्रयोग किया जाता है। प्रमाणिक मुद्रा की अवधारणा। प्रमाणिक मुद्रा क्या होती है? स्टैंडर्ड मनी जो है वो क्या है? उसको हम कहें प्रमाणिक मुद्रा, उस मुद्रा को कहते हैं प्रमाणिक मुद्रा, उस मुद्रा को कहते हैं जिसका सरकार या कोई भी मौद्रिक प्राधिकारी उसको लागू कर दे कि भाई ये अर्थव्यवस्था में जो है इसका परिचालन होगा, और सरकार अपने सारे दायित्व इसी के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे आदेश जारी करते हैं ना, नोट जारी कर दिया और उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर कर दिए, मैं इतने रुपए का भुगतान करने का वचन देता हूं। तो कोई भी सरकार या मौद्रिक प्राधिकारी जो है इस तरह का आदेश जारी कर दे कि इससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था का परिचालन होगा, तो वो क्या कहलाता? प्रमाणिक मुद्रा की अवधारणा। जस्ट अ मिनट, ये कहां से आ गया? ये प्रमाणिक मुद्रा की अवधारणा हो गई। एक चीज और देख लें आप कि भारत में जो सिक्के हैं ना बेटा, भारत में कॉइन्स जो हैं, उनको हम ये कहते हैं कि ये सीमित विधि ग्राह्य है। सीमित विधि ग्राह्य का मतलब ये लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। मोदी जी ने भाषण दिया था ना, याद है? भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, इसी शब्द का प्रयोग किया था। यानी अब वो कागज बन जाएंगे, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो सिक्के हैं ना, वो लिमिटेड लीगल टेंडर टेंडर है। यानी ये नहीं है कि आप बोरी भर के सिक्के ले जाओ और जो है बैंक में जाके जमा करवा के आओगे या किसी दुकान वाले को दे दोगे। वो लिमिटेड हैं, यानी उनकी जो ग्राह्यता है वो सीमित है। भुगतानों का निपटारा अपनाने के लिए एक सीमा तक सिक्के प्रयोग में किए जा सकते हैं, और जो करेंसी नोट हैं, कागजी मुद्रा है, वो असीमित हैं। आप कितना भी भुगतान कर सकते हो उनकी सहायता से। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्के जो हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर हैं, और कागजी नोट जो है वो असीमित लीगल टेंडर हैं। और भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है, कैसे जारी किए जाते हैं? भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था को कहते हैं, नोट जारी करने की व्यवस्था को कहते हैं न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, न्यूनतम कोष
प्रणाली या न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था, कहने का मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं बेटा। कहने का मतलब जब नोट छापेंगे तो रिजर्व बैंक जो है अपने पास एक न्यूनतम कोष सुरक्षित रखता है। एक न्यूनतम कोष सुरक्षित रखता है। और कितना कोष सुरक्षित रखता है? 200 करोड़ रुपए का नियम है। कितने करोड़ रुपए का नियम है बेटा? 200 करोड़ रुपए का नियम बना हुआ है कि इतना कोष उसको रिजर्व में रखना पड़ेगा। इसको भी अलग अलग बांटा जाता है। 115 करोड़ रुपए का तो सोना, 115 करोड़ रुपए का सोना, और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां, 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का जो आदेश है, 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां जो हैं उनके रूप में जो है वो 200 करोड़ रुपए रखा जाता है। याद रखें, न्यूनतम सुरक्षित प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो हमारा भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था है। कैसे नोट जारी करते हैं? न्यूनतम रिजर्व सिस्टम के तहत। और इसमें आरबीआई कितना रखता है जमा? 200 करोड़ रुपए का। और 200 करोड़ रुपए में सोना कितने का? 115 करोड़ का। विदेशी प्रतिभूतियां कितने की? 85 करोड़ रुपए का। ये तो आपका सुरक्षित कोष में सोने की मात्रा और ये सारी चीज आ गई। और लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है, लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है उसको शाख मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? शाख मुद्रा कहते हैं। लोगों के पास जितनी भी करेंसी है उसको क्रेडिट मनी कहते हैं। ये अपरिवर्तनीय है बेटा, याद रखना, अपरिवर्तनीय है। कहने का मतलब कोई मुद्रा देके आरबीआई के पास जाएगा और ये कहेगा कि भैया आरबीआई जी, आप एक काम करिएगा, मेरे पास इतने रुपए पड़े हैं और आप मुझे उसके बदले में सोना दे दीजिएगा। आरबीआई नट जब भाग जाता है देना हो तुम सुनो सो। कहने का मतलब हमारी जो मुद्रा है वो अपरिवर्तनीय है। ये जो सोने और चांदी में परिवर्तित, इसको नहीं किया जा सकता। यानी जारी करने वाला प्राधिकरण जो है, यानी आरबीआई जो है, वो उसको सोने या चांदी में कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, आप कहीं से दुकान पे गए और उसको रुपए दिए और कहा भाई हमें सोने के बिस्कुट दे दो, वो सोने के बिस्कुट आपको दे देगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको जो जारी करने वाली जो संस्था है वो आपको उसके बदले में नहीं देगा। अब मुद्रा की पूर्ति, कितना बचा? कर दूं पूरा इसको? लंबा खींचेगा? खिंच जाने दो, 10-15 मिनट का और है, वरना एक और बनाना पड़ेगा। मुद्रा की पूर्ति, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है बेटा, याद रखना। मुद्रा की पूर्ति क्या है? एक स्टॉक अवधारणा है। द मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसका अभिप्राय यह है कि देश के लोगों के पास कितनी, देश के लोगों के पास कितनी मुद्रा है, देश के लोगों के पास कितनी मुद्रा है, चाहे वो कैश के रूप में है, कॉइन्स के रूप में है, या उसकी मांग जमाओं के रूप में है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? वो उसका स्टॉक में शामिल होगा। अब जो है इसमें स्टॉक में क्या चीज शामिल नहीं की जाती है? एक तो जो सरकार के पास अगर मुद्रा का कोई स्टॉक है, हमने क्या कहा? मुद्रा की पूर्ति देश के लोगों के पास कितनी मुद्रा है, चाहे वो उसकी मांग जमाओं के तौर पे ही क्यों ना है, उसको हम स्टॉक में शामिल करेंगे। लेकिन क्या शामिल नहीं करेंगे? जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा मुद्रा के स्टॉक में, वो ये है तो सरकार के पास
सरकार के पास जो मुद्रा का स्टॉक है उसको हम मुद्रा के स्टॉक में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा, देश के समस्त बैंकों के पास जो स्टॉक है, देश के जो बैंक हैं उनके पास मुद्रा का जो स्टॉक है उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति में केवल उसको शामिल किया जाता है जो लोगों के पास होता है, ना कि मुद्रा की आपूर्ति करने वालों के पास होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ जनता के पास मुद्रा का स्टॉक है या जो मुद्रा की मांग करते हैं। अब मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक माप की बात आती है। मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक माप यानी आपके जो मुद्रा की पूर्ति के M1 M2, वैसे M0 एक और होता है लेकिन हम उसको M1 में शामिल करते हैं। मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक माप। सबसे पहला जो है इसमें मैं करूं तो M1 आता है। M1 माप, मुद्रा की पूर्ति का M1 माप, और M1 का मतलब होता है M1 बराबर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, C प्लस डी डी प्लस ओडी, सी प्लस डी डी प्लस ओडी। सी का मतलब होता है करेंसी जनता के पास। जनता के पास करेंसी, चाहे वो सिक्कों के तौर पे हो या नोटों के तौर पे। डीडी जो है वो जनता की मांग जमाए। ये तो है आपकी करेंसी। क्या है? करेंसी है, सिक्कों के तौर पर या नोट्स के तौर पर। डीडी जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, मांग जमाए। मांग जमाओं का मतलब समझ रहे हैं ना कि आप बैंक के पास गए, चेक जमा करवाया, बैंक ने आपको दिया। वो सावधि जमाएं वगैरह, एफडी वगैरह नहीं आती। सिंपल जो जमाएं हैं जिनको चेक के द्वारा भुगतान किया जा सकता है, वो मांग जमाएं हैं। यानी जिनको चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है या निकलवाए नहीं, अगर हम उसको नहीं निकलवाते हैं और हम जो है उसको किसी को ट्रांसफर कर देते हैं कि इनके खाते में से इनके खाते में पैसा जमा करवा दिया, तो वो भी मांग जमाएं होंगी। तीसरी है अन्य जमाएं। तीसरी कौन सी? ओडी जो है वो अदर डिपॉजिट्स। और इसके अंदर क्या क्या आ जाती हैं कि आरबीआई के पास, मैं इसको अलग से लिखूं, जो ओडी हमने देखा वो है आरबीआई के पास कुछ बैंकिंग संस्थाएं हैं। आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जो हैं, जैसे आईडीबीआई है, उसकी जमाएं हैं। बैंकिंग संस्थाओं के बजाय मैं कुछ वित्त संस्थाओं की बात करूं कि आरबीआई के पास आईडीबीआई की मांग जमाएं हैं, वो हैं। विदेशी जो केंद्रीय बैंक हैं उनकी जमाएं हैं। विदेशी केंद्रीय बैंकों की जमाएं, वो भी ओडी में शामिल होंगी। विदेशी सरकारों की मांग जमाएं, हालांकि मांग जमाओं में आ गया, विदेशी सरकारों की अगर कोई मांग जमाएं हैं तो वो शामिल हो गया। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जैसे हैं आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, आईएमएफ वगैरह जो है वो है, वर्ल्ड बैंक, इनकी जो मांग जमाएं हैं वो सारी की सारी ओडी में आ जाती हैं। बस एक दिमाग में रहे कि कुछ चीजें ओडी में शामिल नहीं होती हैं, अदर डिपॉजिट में शामिल नहीं होती हैं। अगर सरकार ने आरबीआई के पास कुछ जमा कर रखा है ना, सरकार की आरबीआई के पास जमाएं, सरकार की आरबीआई के पास जमाएं, और देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जमाएं। यानी हमारा बैंक, स्टेट बैंक ने आरबीआई में कुछ जमा करवा रखा तो अदर डिपॉजिट में नहीं आएंगे। तो क्या आएगा, वापस से बताऊं, आरबीआई के पास जो कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं आईडीबीआई जैसी, वो विदेशी केंद्रीय बैंकों की जमाएं हैं वो आ जाएंगी, विदेशी सरकारों की जमाएं आ जाएंगी। लेकिन हमारे जो कमर्शियल बैंक है उनकी जमाएं हैं वो ओडी में शामिल नहीं होंगी, वो ओडी में शामिल नहीं होंगी। और अगर सरकार ने कुछ जमा करवा रखा है तो वो भी शामिल
नहीं होंगी। ये तो हो गया आपका M1 में क्या आ गया, C प्लस DD और प्लस OD। कहने का मतलब M1 में करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स। अब आता है M2। क्या आता है, M2। M2 में बेटा जो M1 है ना वो है, और उसके साथ एक चीज और शामिल आ जाती है, वो है डाकघर जितने भी हैं, डाकघर की बचत जमाएं। डाकघर की बचत जमाएं जो हैं वो इसमें शामिल और हो जाती है। बस इतना सा है कि M2 जो है वो M1 वाले सारे के सारे और साथ में डाकघर की बचत जमाएं भी आ जाती हैं, और M2 जो है वो M1 की तुलना में व्यापक है। M1 की तुलना में व्यापक अवधारणा है, थोड़ी सी बड़ी अवधारणा है, क्योंकि उसमें तो केवल M1 C प्लस DD प्लस OD आया था, और इसमें साथ में क्या आ गया, डाकघर की जमाएं। कौन सी जमाएं, बचत जमाएं भी आ गई। अब बात आती है M3 की। M3 को जो है ना M1 के साथ ही कंपेयर करेंगे, M2 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। M1 के साथ जब डाकघर की बचत जमाएं जुड़ती है ना तब वो बनता बेटा M2, और M1 के साथ व्यापारिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं, यानी FD वगैरह। उसमें कह रहे थे ना कि उसमें FD शामिल नहीं होती, FD M3 में शामिल होती है। सावधि जमाएं बैंकों की M1 में जब जुड़ती हैं तो वो क्या है, M3 है। क्या है बेटा, M3 है। शुद्ध जमाओं का मतलब दोनों तरह की बातें होती हैं कि उनके पास नेट कितनी जमाएं हैं, क्योंकि कुछ तो पैसा वो देते हैं, कुछ वो जमा करते हैं, तो उनका दोनों का जो अंतर है ना वो M3 द्वारा मापा जाता है। यानी कहने का मतलब देश की कुल मौद्रिक साधनों की बात करें, देश की मुद्रा पूर्ति की बात करें, तो वो M3 को कहते हैं। ये मुद्रा पूर्ति का साधन है M3। मुद्रा पूर्ति के साधन अगर बात करें या कुल मुद्रा पूर्ति की बात करें, देश के कुल मौद्रिक साधन की बात करें, तो वो M3 है। अब एक अवधारणा और आती है M4 की। M4 की अवधारणा वो इससे भी व्यापक है M3 से, और M3 में जो है ना डाकघर की जो कुल जमाएं हैं, डाकघर की कुल जमाएं, उसमें बचत जमाएं आई थी, इसमें बचत भी आ गई और सावधि भी आ गई। किसको छोड़कर, NSC को छोड़कर। किसको छोड़कर, NSC को छोड़कर। NSC होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। यानी M3 में डाकघर की सारी जमाएं केवल NSC को छोड़कर अगर जोड़ दी जाएं तो ये जो है मुद्रा की पूर्ति का M4 माप हो गया, जो सबसे व्यापक है, सबसे व्यापक है। और ये कह सकते हैं कि अब जो है M1 M2 M3 M4 अगर व्यापक और संकुचित रूप से हम देखें तो इन दोनों को संकुचित अवधारणा के अंतर्गत लिया जाता है, और इन दोनों को व्यापक अवधारणा के अंतर्गत लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संकुचित अवधारणाएं जो हैं वो कौन सी हैं, तो M1 एंड M2, और व्यापक अवधारणाएं कौन सी हैं, M3 एंड M4। तो संकुचित और विस्तृत, ये व्यापक कहें या इसको विस्तृत कहें, और इसको क्या कहते हैं बेटा, संकुचित कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुचित कहते हैं। या इसको उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा। जस्ट ए मिनट, एक मिनट, एक बार इसको छोड़िए, इसको मैं अलग से बताऊं। अब मैं इस अवधारणा की बात करूं, मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा की बात जब हम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको अलग से ही बता देता हूं।
ये आपके M1 M2 M3 एंड M4 आ गए। अब जो है उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा, दो पार्ट्स में इनको बांटे हम, मुद्रा और हाई पावर मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा। इनको M1 M2 से अलग करके देखेंगे, उच्च शक्ति मुद्रा, क्योंकि M1 M2 M3 उसमें दोनों चीजें आती हैं। मुद्रा के अंतर्गत लोगों के पास जो जमाएं हैं, लोगों की जो करेंसी है, लोगों के पास करेंसी है और साथ में उनकी मांग जमाएं, हैं, उसको तो कहते हैं हम मुद्रा। और उच्च शक्ति मुद्रा में ये कह सकते हैं कि ये चीजें तो होंगी ही होंगी, उसके साथ मांग जमाएं तो होंगी ही होंगी, और साथ में जो है उसमें आपकी जो बैंक हैं उनके नगद कोष और शामिल होते हैं। बैंकों के नगद कोष और शामिल होते हैं, बैंकों के नगद कोष और शामिल होते हैं। यानी इसको अगर एक फॉर्मूला के तौर पे अगर हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मुद्रा बराबर आर प्लस डी। आर प्लस डी, आर में जो है ना आप जनता के पास सिक्के और उनके नोट, ये आ गए, और डी में उनकी मांग जमाएं, डी में उनकी मांग जमाएं आ गई। और अगर उच्च शक्ति मुद्रा की बात करें तो उसको अगर हम यूं लिख सकते हैं कि आर प्लस सी, तो आर में तो आगे जनता के पास करेंसी और नोट जितने भी हैं, और सी जो है वो बैंकों के नगद कोष हैं, बैंकों के नगद कोष हैं। तो ये जो है आपकी उच्च शक्ति मुद्रा, और ये चीज आ गया। थोड़ा सा और बचा 5 मिनट का, उसको मैं करवा देता हूं। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? भारत के संदर्भ में बात करूं तो जो हमारे पेपर नोट्स हैं, पेपर करेंसी है, वो आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। फिलहाल गवर्नर कौन है? श्रीमान शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए से ऊपर वाले जितने भी हैं वो आरबीआई जारी करता है, याद रखना। 1 रुपए का नोट जो है आरबीआई जारी नहीं करता। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार के कौन से मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं बेटा? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और ये वित्त मंत्रालय ही सिक्के ढालने का काम करता है। सिक्के जो बनाए जाते हैं, सिक्के जो ढाले जाते हैं, उनका काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। याद रखिए, 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और वित्त मंत्रालय भारत का जो है वो जारी किया जाता है। और बाकी जो नोट हैं, 1 रुपए से ऊपर के नोट, उनको आरबीआई जारी करता है। और कौन सी प्रणाली के तहत करता है? न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, है ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है उसके आधार पर। वो मैंने बता दिया था, 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां जो हैं वो उसमें होता है। लगभग पूरा हो गया, और कुछ बचा है? मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या है? मुद्रा की आदर्श पूर्ति ये वो राशि है जो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के बाजार के अनुसार मेल खाती है, ताकि सभी वस्तु और सेवाएं खरीदी जा सके।
कहने का मतलब कितनी पूर्ति जो है मुद्रा की होनी चाहिए, जितना उत्पादन हो रहा है देश के अंदर वस्तु और सेवाओं का, वो उस मुद्रा की पूर्ति के द्वारा खरीदा जा सके या बेचा जा सके। यानी जितना उत्पादन उतनी ही पूर्ति, ना तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर पूर्ति की मात्रा, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो गई, मुद्रा की पूर्ति हो गई ज्यादा, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। और मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो गई तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो। और इसके अनुसार मुद्रा की पूर्ति, जितना उत्पादन हो रहा है उतनी मुद्रा है ही नहीं, तो हमारी मंदी का दौर आ जाएगा, अवस्फीति का दौर आ जाएगा। किसका दौर आ जाएगा? अवस्फीति का दौर आ जाएगा। तो ये मुद्रा की आदर्श पूर्ति है। बस ये बच गया, और क्या रह गया भाई? आपकी इस किताब में कुछ बचा हुआ है क्या? पुरानी वाली किताब में, 1 मिनट देख लेता हूँ। इसको पूरा करके ही मानेंगे हम। बाकी आप लोगों को लिखवा रखा है ना? आपकी जो बेटा पिछले साल वाले जो बच्चे हैं उनकी कॉपी में कुछ जो सट्टा व्यवहार प्रयोजन और वो चीजें लिखवा रखी है ना मैंने, मुद्रा का प्रचलन वेग, उन चीजों को आप उस कॉपी में से पढ़ लें। ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी समस्या है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं वैसे बता दूंगा। ठीक है बेटा? काफी लंबा हो गया क्योंकि अब उसके उधर जाएंगे तो हम आधा घंटा और लग जाएगा। बाय बेटा।